प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा की सुप्रसिद्ध कविता सब आंखों के आंसू उजले को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध रचना जाग तुझको दूर जाना इसको पढ़ा था। आइए चलते हम दूसरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है सब आंखों के आंसू उजले। पहले पद्यांश की ओर चलते हैं। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वो घुल घुल, देता झर यो सौरव बिखरा, दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कवित्री दो चीजों का वर्णन करते हुए कह रही है, हम अपने गुणों से, अपनी विशेषताओं से जीवन के लिए या संसार के लिए कुछ ना कुछ योगदान देते रहते हैं। अपने विशेष गुणों के कारण ही हमारी पहचान बनती है, और इसका अर्थ ये कभी नहीं होता कि हमारे ये विशेष गुण भले ही हमें कभी अनुकूल प्रतिकूल लगें, ये जीवन पथ में आगे बढ़ने के लिए बाधक होते होंगे या समाज के निर्माण के लिए बाधक होते होंगे, ये कदापि नहीं है। कुछ ऐसा ही वर्णन कवित्री करती है कि मनुष्य या प्रकृति अपनी गुणों के कारण ही सृष्टि के सृजन में योगदान देती है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। कवित्री कहती है कि सबकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो पवित्रता का प्रतीक होते हैं, और मनुष्य जो स्वप्न देखता है वह हमेशा सत्य पर आधारित होता है। यहाँ पर दो बिंबों का वर्णन करते हुए, दो दृष्टांतों का वर्णन करते हुए कवित्री कहती है, एक पुष्प और दूसरा दीपक। कवित्री कहती है कि दीपक में ज्वाला होती है, ईश्वर ने उससे ज्वाला दी है, प्रकाश दिया है, और उसी ईश्वर ने पुष्प में पराग भी भरा है, और एक संसार को प्रकाशित करता है, आलोक अर्थात प्रकाश लुटाता रहता है, और दूसरा पूरी दुनिया को अपनी सौरभ बिखेरता है, सुगंध बिखेरता है। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। कवित्री कहती है दोनों ही संगी है, इनका रास्ता भी एक है। अर्थात कहने का तात्पर्य, रास्ता एक होने का तात्पर्य यहाँ ये है कि दोनों कुछ ना कुछ देते हैं, परंतु कब दीप खिला कब फूल जला, परंतु अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए पुष्प कभी जला नहीं, दीपक कभी खिला नहीं। अर्थात वे अपनी नियति में रहकर, अपनी प्रकृति में ही रहकर अपना योगदान देते आ रहे हैं। प्रसंग आप यहाँ से देख सकते हैं, इसकी बात हमने पहले भी कर ली है आपसे। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप व्याख्या को भली भांति समझना चाहते हैं तो यहाँ पर आप व्याख्या को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें विशेष की बात कर लें, इसमें पद्यांश में, इस पद्यांश में एक तो पवित्रता और सच्चाई सब में होती है, इसका वर्णन हुआ है। सबके सपनों में सत्य पला, यहाँ पर स आवरण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार प्रयोग हुआ है। घुल घुल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है तथा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब चलते हम दूसरे पद्य की ओर। यहाँ पर भी दो दृष्टांतों को लेते हुए कवित्री कहती है, वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल, चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका उर्मिल नित करुणा जल, कब सागर उर पाषाण हुआ, कब गिरी ने निर्मम तन बदला। कवित्री कहते हैं अचल अर्थात पहाड़, वो धरती को
हजारों सैकड़ों झरने देता है, चंचल झरने देता है। चिर परिधि बना भूखों घेर इसका उर्मिल नित करुणा जल। और दूसरी तरफ सागर, वो पूरी पृथ्वी को अपने में समेटे हुए है। इसका करुणा का जल, इसका दया का जल पूरी पृथ्वी को अपने आगोश में लिए हुए है। परंतु कभी आपने क्या देखा, कब सागर उर्पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तर बदला। क्या कभी आपने देखा कि क्या सागर का हृदय कभी उस पर्वत की तरह कठोर हुआ है क्या? क्या कभी पर्वत ने अपने कठोर हृदय को बदला है, अपनी कठोरता को बदला है? अर्थात एक का हृदय कठोर है और दूसरे का हृदय बिल्कुल कोमल है, और दोनों इसी विशेषताओं के कारण फिर भी एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। व्याख्या आप यहाँ से समझ लें, उसके पश्चात हम विशेष की बात कर लेते हैं। इस पद्यांश में सागर और पहाड़ का मानवीकरण हुआ है, और शत शत, क्योंकि स्वर्ण की शत शत शब्दों की आवृत्ति हुई है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन में सत्य विविध रूपों में दिखाई देता है, इसका वर्णन हुआ है। भाषा की बात हम पहले ही कर चुके हैं आपसे। अब हम चलते हैं अगले पद्यांश की ओर। यहाँ पर भी दो दृष्टांत आपके सामने है, आप समझ ही गए होंगे। चलिए इसका वाचन करते हैं। नव तारक सा खंडित पुलकित, यह अक्षुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुर रश्मि केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। यहाँ पर हीरा और सोना, इन दो पदार्थों की बात कर रही है। दोनों ही पदार्थ अमूल्य है, बहुमूल्य है, और दोनों बहुमूल्यता का कारण इसकी विशेषता है, इनके विशेष गुण है। परंतु अपने आप को विशेष बनाने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में गुजरते हैं। तो उसी की बात हुई है। नव तारक सा खंडित पुलकित, यक्षुर धारा को चूम रहा। पहले हीरे की बात करती है कवित्री। हीरा एक छुरी की धार पर, तीक्ष्ण छुरी की धार पर अपने आप को एक प्रसिद्ध करता है, अर्थात अपने आप को परिष्कृत करता है। अपने आप को परिष्कृत करने के लिए उसको छुरी की धार पर गुजरना पड़ता है, परंतु फिर वो एक आसमान के नवतारक, आसमान के तारे की तरह भले ही वो खंडित हो जाता है, परंतु रोमांचित होता रहता है। अर्थात हीरा टूटने पर भी उसके कण कण प्रकाशित होते रहते हैं, वो आनंदित होते रहते हैं। और दूसरी ओर अगर हम स्वर्ण की बात कर लें, सोने की बात कर लें, वो अंगारों का मधुर रश्मि, वो एक भट्टी में तपता है और बहुत तपता है, और परंतु फिर भी वो अपनी केशर की किरणों की तरह झूमता रहता है। अर्थात जितना उसको भट्टी में तपाया जाता है उतना ही वो खरा होता है। अर्थात हीरे को खरा बनने के लिए छुरी की धारा से गुजरना पड़ता है, धार से गुजरना पड़ता है। दूसरी ओर स्वर्ण को अपने आप को परिष्कृत करने के लिए, अपने को खरा बनाने के लिए उसे भट्टी में तपना पड़ता है, और दोनों को अलग अलग कसौटियों में कसना पड़ता है, परंतु फिर वो अनमोल बनते हैं। क्या कभी आपने देखा कि अपने आप को अनमोल रखने के लिए क्या कभी आप स्वर्ण को छुरी की धार से उसको अनमोल बनाया जा सकता है, उसको परिष्कृत किया जा सकता है, या फिर हीरे को तपाकर उसको खरा बनाया जा सकता है? नहीं, ये अपनी नियति में रहकर ही अपने आप को परिष्कृत करते हैं। अब हम विशेष की ओर चलते हैं। नव तारक सा केशर किरणों सा, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंगारों का मधुर रश्मि, अंगारा भी है और मधु भी है, एक विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है। अब हम अगली पद्यांश की ओर चलते हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिसमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। कवित्री कहती है, सीप जो एक अमूल्य रत्न है, अर्थात सीप के अंदर जो मोती बनता है वो एक अमूल्य रत्न है, और वो रत्न एक सीप के पेट के अंदर बनता है, और वो उसी सीप के अंदर बनता है
जिसमें नीलम और मरकत दो पंखुड़ियाँ होती है, उसके बीच में वो बनता है, तैयार होता है। पानी की बूंद जब उसमें चली जाती है तो उससे एक मोती की, सुंदर मोती की रचना होती है। तो कवित्री कहती है कि नीलम और मरकत के दो संपुटों वाली, दो पंखुड़ियों वाली सीप के अंदर ही मोती बनता है। पानी की बूंद जब जाती है तो वो मोती बन जाती है और उसमें सारे रंग रूप उसमें ढलते हैं और उसकी आभा एक चमक देती है, एक स्पंदन होता है उसमें। आगे कवित्री कहती है, जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। वही पानी की बूंद जो सीप के पेट में जाकर के मोती बनती है और वही पानी की बूंद पृथ्वी में मिलकर पृथ्वी में जाने से अंकुर निकालती है, वो जीवन देती है। कहने का तात्पर्य एक नन्ही सी बूंद में भी एक पूरा जीवन समाया है। ये जीवन की सत्यता है। व्याख्या अगर विस्तार से आप समझना चाहते हैं तो इस पेज को आप देखें। अब हम विशेष की ओर चलते हैं। इसमें विशेष रूप से पानी की एक छोटी सी बूंद में भी जीवन है, इसकी सत्यता का उद्घाटन किया है कवित्री ने। वर्णनात्मक शैली है। जीवन मोती में रूपक अलंकार और रंग रूप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम अंतिम पद्यांश की ओर चलते हैं। इसमें पूरी कविता का सार के रूप में कवित्री कहती है, संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो, जलते खिलते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। प्रिय विद्यार्थियों, कवित्री कहती है, जीवन में सुख दुख के महत्व को बताते हुए संसार कदम कदम आगे चल रहा है। संस्कृति का अर्थ है संसार। ये कदम कदम जो आगे चल रहा है, इसमें मेरे सांसों का भी योगदान है, अर्थात मेरे होने से ये संसार आगे चल रहा है। मेरे बनने या मिटने में दुनिया की इच्छाएं निहित है। मैं हर दिन जो बनती हूँ मिटती हूँ, अर्थात जो मेरे सुख दुख हैं उसमें सब संसार की दुनिया की इच्छाएं भी निहित है, शामिल है। मेरे दुखों में और सुख में दुनिया का आक्षेप भी शामिल है, अर्थात मैं जो सुख दुख के दौर से गुजरती हूँ उसमें दुनिया की इच्छाएं, दुनिया का एक प्रभाव उसमें शामिल है। कहने का तात्पर्य मैं जग में और जग में मैं। कहने का अर्थ ये है कि हम दुनिया से है और दुनिया हमसे है। इन्हीं सुखों और दुखों से मिलकर सुंदर जीवन की रचना होती है और यहीं से जीवन चलता है। तो इसी तरह का कुछ बात पूरी कविता में कवित्री कहती है। इसमें सत्य और पवित्रता किस प्रकार से मनुष्य में समाहित होती है अपने अपने गुणों के कारण, उसका वर्णन हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे हम इसके विशेष की बात कर लेते हैं। संसार के लिए मनुष्य के योगदान की बात हुई है इसमें, बनने मिटने और जलते खिलते, क्योंकि ये विरोधी शब्द है इसलिए विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है तथा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारी ये कविता यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।